और ये बात बताइए कि भी ये जो फैसला लिया 8 लाख से 6 लाख क्रीमी लेयर करने का, इसके पीछे मानसिकता क्या थी, इसका मकसद क्या था? सिर्फ आरक्षण खत्म करना? ये जो वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक मुद्दा चला था लोकसभा चुनाव में कि भाई बीजेपी तो संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसका क्लासिक एग्जाम्पल हरियाणा था। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये था कि करेगी अगर दोबारा सत्ता में उसी मैंडेट से आ गई तो। हरियाणा में तो ये किया जा चुका था। 100 गज के प्लॉट की बात कर रही है बीजेपी। भाई ये स्कीम आपने थोड़ा शुरू की, आपने तो ये स्कीम बंद की है। ये कांग्रेस सरकार के दौरान, हुड्डा सरकार के दौरान शुरू हुई थी। लगभग 4 लाख लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं। कौशल रोजगार निगम के अंदर भर्ती शब्द का, नौकरी शब्द का, पद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। आप पूरी पॉलिसी उठा के पढ़ लीजिए। एक तरीके का ना डिजिटल दिहाड़ी प्लेटफॉर्म है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मशहूर वीडियो ब्लॉगर महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। सर, राजनीतिक विधानसभा चुनाव है, अगर बात करें तो जैसे कांग्रेस की कल मीटिंग थी, एक बड़ी मीटिंग, और साथ ही साथ बीजेपी भी एक बड़े वादे और एक, अगर ओबीसी की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं अब लागू कर रही है। तो क्या कुछ आपको लग रहा विधानसभा चुनाव है इस पे? सबसे पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बैठक देखिए, क्योंकि होनी तो थी ही, क्योंकि अभी एक तो समीक्षा होनी थी कि लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा, और उसके बाद आगे की रणनीति के विधानसभा चुनाव में किस तरीके का प्रदर्शन होगा और क्या रणनीति रहेगी, उस लिहाज से तो महत्वपूर्ण थी ही। लेकिन अगर तमाम लोगों की नज़र, हम जैसे लोगों की नज़र इस बात पर थी कि पार्टी के भीतर ये जो बयानबाजियों का दौर जारी है, ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं, पार्टी के ही वरिष्ठ नेता जो ये कर रहे थे, इसको लेकर पार्टी हाईकमान क्या रुख रखता है। तो वहाँ से 2 बड़े निर्देश, एक तो बड़ा निर्देश ये निकल कर सामने आया कि जो लोग ऐसे समय में, मतलब आज के दौर में, जब इस चुनाव से पहले ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही थी, उस दौर में अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। तो ये संदेश उन तमाम नेताओं को था जो लोग अब तक किरण चौधरी को लेकर बड़ी सहानुभूतिपूर्ण बातें कर रहे थे कि उनके साथ तो अन्याय हुआ, बुरा हुआ। एक तो उन लोगों को बड़ा संदेश दिया कि भाई ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए जो ऐसे टाइम के ऊपर पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। दूसरा यहाँ से बड़ा संदेश ये दिया राहुल गांधी ने कि जिसको पार्टी की नीति और फैसले पसंद नहीं है वो बेशक छोड़कर चला जाए। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अब बहुत सारे लोग टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठा रहे थे, बहुत सारे लोग कि किसको क्या पद दिया गया इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। तो सीधे तौर पर उनको ये संदेश दिया गया है कि अगर आपको ये फैसले, ये नीति पसंद नहीं है तो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे सख्त संदेश राहुल गांधी, खड़गे या कांग्रेस हाईकमान किसी भी नेता को नहीं दे सकता है। तो ये इसके बाद कम से कम ये मानकर चला जाना चाहिए कि ये जो पिछले दिनों ज़्यादा हेडलाइन सिर्फ इसी बात की हो रही थी कि फलाने नेता ने ढिमके नेता के बारे में ये बोल दिया, टिकट आवंटन के ऊपर सवाल उठा दिया, किरण चौधरी के प्रति सहानुभूति जताई। तो अब वो जो नेता ये थे कि मानकर चला जाना चाहिए कि अब वो नेता इस तरीके की बयानबाजी मीडिया में नहीं करेंगे। ये स्पष्ट निर्देश है कि पार्टी के खिलाफ या पार्टी के किसी नेता के खिलाफ मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं होगी। अगर कोई बात कहनी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर कही जाए। तो अब ये मानकर चला जाए कि भाई ये बयानबाजी बंद होगी। लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके का नेचर रहा है, होता नहीं है ऐसा। तो ये भी मानकर चला जाना चाहिए कि अब अगर कोई नेता इस तरीके की बयानबाजी करता है तो वो सीधा हाईकमान से बगावत कर रहा है, और शायद थोड़े दिनों बाद उनको भी ये लगे कि कोई ना कोई ऐसा नेता हमें फिर देखने को मिले जो ये कहे कि मनोहर लाल खट्टर तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और नरेंद्र मोदी के फैसले तो तमाम मुझे पसंद रहे हैं। जो एसआर के गुट नाम दिया गया था, लोकसभा से पहले इन्होंने एक यात्रा निकाली थी, तब भी दीपक बाबरिया ने इनके एक पत्र भी निकाला था कि ऐसा ना करें और सभी एकजुट होकर चलें। तो तब भी नहीं माना गया था ये फैसले। तो उसके बावजूद दीपक बाबरिया ने भी जो यात्रा को सहमति देनी पड़ी। तो ये चीज़ें चल रही हैं। और जैसे वीरेंद्र सिंह की बात है, बीजेपी से आए हैं, वो भी लगातार इनके गुट के साथ दिख रहे हैं। किरण चौधरी बीजेपी में चली गई हैं।
तो इन पे नहीं देखिए, दीपक बाबरिया का ओहदा, दीपक बाबरिया का पद और दीपक बाबरिया का प्रभाव वो एक अलग जगह के ऊपर है, लेकिन सीधे राहुल गांधी, खड़गे, केसी वेणुगोपाल ये बात कहें, केसी वेणुगोपाल ने तो बाकायदा ट्वीट किया है, ये बात सिर्फ अंदर नहीं कही है बल्कि ट्वीट करके बाहर भी इस संदेश को पहुंचाया है कि भी किसी तरीके की मीडिया में कयासबाजी ना रहे, क्योंकि मीडिया जब बंद कमरों की कोई बैठक होती है तो उसके बारे में कयासबाजियों की खबरें ज़्यादा लिख देती है, जो एक्चुअल में अंदर हुआ भी ना हो उन बातों को अपनी रिपोर्ट में लिख देती है, खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए या कुछ अपना नया पकाने के लिए या कोई एजेंडा चलाने के लिए। इसलिए केसी वेणुगोपाल ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा है, यही बात उसमें कही है कि आगे से इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की बातें नहीं करनी है। तो अगर इसका भी असर किसी नेता के ऊपर नहीं होता है तो आप मानकर चलिए कि वो कम से कम अभी कांग्रेस में रहना नहीं चाहता या उसे कांग्रेस में भरोसा नहीं है, कभी ना कभी वो पलटी मार सकता है। तो ये कम से कम एक संदेश यहाँ से निकल कर सामने आता है। जी, बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार कोई ना कोई बड़ी घोषणाएं कर रही है। अब क्रीमी लेयर की बात करें, ओबीसी को एक बड़ा तोहफा दिया है, 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी है। तो जो ये चल रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, तो चुनाव में इन चीज़ों का विधानसभा में प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये तो वही बात होगी, किसी को चाकू मारा, ठीक है, मरने की स्टेज पे पहुंचा दिया, जैसे तैसे वो बेचारा अपनी जान बचाई, ठीक है, कुछ टाइम के बाद होश आया और रुका कि नहीं यार मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। तो अब पहली बात तो वो जानलेवा हमला किसने किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक। और ये क्या एहसान है कि भी अब मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, भी स्थिति तो तूने की ना ऐसी कि भी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े। तो ये जो पूरे देश में क्रीमी लेयर की, ओबीसी की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओबीसी की क्रीमी लेयर के भी इतनी आय के बाद, सालाना अगर 6 लाख आय है, उससे ज़्यादा अगर किसी की इनकम है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये होती है क्रीमी लेयर। ये पूरे देश में 8 लाख है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने ये महान काम करते हुए, क्योंकि उनको ये लग गया था कि भी ओबीसी तो उनके साथ है, चाहे ओबीसी के साथ आप कुछ भी करें, कोई भी फैसला सुनाते रहें, ओबीसी तो आपको ही वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा। तो ये उनके जहन में था, इसलिए उन्होंने 8 लाख की लिमिट को कर दिया 6 लाख। तो लाखों ओबीसी का आरक्षण खत्म। अब वो एडमिशन लेने के लिए कोई आरक्षण के तहत जाए, आरक्षण तो खत्म हो गया। हजारों बच्चों को किसी न किसी कोर्स में एडमिशन नहीं मिला होगा। अब बहुत सारे लोग नौकरी में अपनी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते थे, आरक्षण होता तो नौकरी मिल जाती, लेकिन हजारों ओबीसी ऐसे बच्चे होंगे जिनको खट्टर के इस फैसले की वजह से, बीजेपी के इस फैसले की वजह से नौकरी नहीं मिली। तो वो जो 5, 6, 7 साल बीजेपी ने बर्बाद की है ओबीसी की, वो जो अधिकार राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि भाई मोदी से बड़े हो गए क्या खट्टर, या हरियाणा बीजेपी राष्ट्रीय बीजेपी से अलग हो गई क्या, उससे अलग फैसला लेते हुए जो अधिकार छीना ओबीसी का, पहले तो उसके लिए नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। और फिर ये बताइए कि जो इतने साल का नुकसान हुआ है, और ये बाकायदा इसके खिलाफ ओबीसी समाज कोर्ट में गया, केस लड़ा, लाखों रुपए बर्बाद हुए, सालों साल बर्बाद हुए, और ये फैसला निश्चित तौर पर ओबीसी के पक्ष में आना ही आना था। तो इसलिए ये कोई एहसान नहीं किया, ये आना ही था। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? अब पैसे भी दे दोगे, लेकिन इतने साल का जो नुकसान झेला है इसकी भरपाई कौन करेगा? इस मुद्दे। और ये बात बताइए कि भी ये जो फैसला लिया 8 लाख से 6 लाख क्रीमी लेयर करने का, इसके पीछे मानसिकता क्या थी, इसका मकसद क्या था? सिर्फ आरक्षण खत्म करना? ये जो वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक मुद्दा चला था लोकसभा चुनाव में कि भाई बीजेपी तो संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसका क्लासिक एग्जाम्पल हरियाणा था। राष्ट्रीय स्तर पर तो ये था कि करेगी अगर दोबारा सत्ता में उसी मैंडेट से आ गई तो। हरियाणा में तो ये किया जा चुका था, वो चाहे क्रीमी लेयर का मुद्दा हो या फिर हरियाणा में एक डोमिसाइल 15 साल की शर्त थी कि 15 साल अगर कोई लगातार हरियाणा में रहता तो वो हरियाणा का रेजिडेंस बनेगा, लेकिन इस शर्त को घटा के 5 साल कर दिया गया। अब कोई भी हरियाणा का रेजिडेंस बन जाएगा, वो सर्टिफिकेट हासिल कर लेगा। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? एससी और ओबीसी को, कि भी जनरल कैटेगरी में तो कोई, चाहे शिक्षा की बात है या नौकरियों की बात है, ओपन कैटेगरी में तो तमाम राज्यों के लोग पहले भी अप्लाई करते रहे थे, लेकिन अगर कोई अब अन्य राज्य का व्यक्ति हरियाणा का डोमिसाइल हासिल कर लेता है, रिहायशी सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है, तो वो अब ये 5 साल की शर्त के बाद अब हरियाणा में जो आरक्षित श्रेणी है
उनके अंदर भी अप्लाई कर रहा है और कर रहा होगा। इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, एससी और ओबीसी को हुआ। यहां भी आरक्षण आपका खत्म। 100 गज के प्लॉट की बात कर रही है बीजेपी। भाई ये स्कीम आपने थोड़ा इन शुरू की है, आपने तो ये स्कीम बंद की है। ये कांग्रेस सरकार के दौरान, हुड्डा सरकार के दौरान शुरू हुई थी। लगभग 4 लाख लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं, लगभग 4 लाख को। लेकिन गांव में बहुत सारी जमीन पे डिस्प्यूट होते हैं, पंचायती जमीन या किसी की नहीं मार्क हुई होती जमीन, उसके कुछ हजार प्लॉट्स बाकी थे। वो प्लॉट्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि सरकार एक सतत प्रक्रिया है, वो चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। अब ये ऐसा नहीं है कि भी कांग्रेस सरकार चली गई और बीजेपी आ गई तो तमाम योजनाएं बंद हो गई, नहीं, वो चलती रहनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, आते ही सबसे पहले इस स्कीम को बंद कर दिया। वो जिन लोगों को प्लॉट मिल चुके थे उनका कब्जा नहीं मिल पाया था किसी वजह से, अब 10 साल के बाद याद आ रहा है कि भाई नहीं, उनका कब्जा दिलवाएंगे, तो क्रेडिट आप ले लोगे। कौशल रोजगार निगम, इसमें तो आरक्षण है ही नहीं, तो ये सारी की सारी प्लानिंग पॉलिसी में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कौशल, हम भी कई बार है ना इस बात को एक्सप्लेन करते हुए इसको भर्ती कह देते हैं। कौशल निगम के जरिए भर्ती होगी, भी भर्ती नौकरी की होती है। कौशल रोजगार निगम के अंदर भर्ती शब्द का, नौकरी शब्द का, पद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। आप पूरी पॉलिसी उठा के पढ़ लीजिए। एक तरीके का ना डिजिटल दिहाड़ी प्लेटफॉर्म है कि जैसे हर शहर में एक लेबर चौक होता है, ये एक डिजिटल लेबर चौक है। वहां से लेबर उठाई जाती है। जो काम एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर किसी को 40,000, 50,000, 60,000 रुपये सैलरी में करना चाहिए था, अब वो काम एक लेबर के तौर पर पढ़े लिखे युवाओं से करवाया जाता है। अब जिसका मर्जी, जिस मर्जी पोस्ट के ऊपर आप सिलेक्शन कर दीजिए। जिसने सी-टेट नहीं किया, एच-टेट नहीं किया, बी-एड नहीं की, आप उसको टीचर बना दीजिए। जिसको मर्जी आप पटवारी बना दीजिए। तो इस तरीके का सिलेक्शन हो रहा है। ना तो इसमें कोई पारदर्शिता है, ना इसमें मेरिट है, और ना इसमें आरक्षण है। और सबसे बड़ा आरोप जो ओबीसी नेता है उनका यही है कि भाई कौशल निगम के जरिए भर्ती आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ओबीसी और एससी को आरक्षण नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर आप पक्की भर्तियां करेंगे, जो 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, अगर आप पक्की भर्तियां करेंगे तो आपको उसमें बाय डिफॉल्ट आरक्षण लागू करना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं चाहते, इसलिए आप कौशल निगम के जरिए तमाम भर्तियां कर रहे हैं, तमाम पदों को भर रहे हैं। बीजेपी अब कह रही है हरियाणा में 50,000 भर्तियां निकालेंगे, और 5 अंक का जो एक बड़ा झटका लगाया, जैसे 23,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो भी अभी देख रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। तो इसको लेके आप किसको दोषी मानते हो? क्योंकि ये लोग जो बीजेपी वाले हैं ये कांग्रेस को इस पे कह रहे हैं कि कांग्रेस। अनपढ़ लोग किसको बोलते हैं? एक बात बताओ, कोर्ट भी कांग्रेस हो गई क्या? ये फैसला सिर्फ हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी है, वो भी कांग्रेस हो गई। भर्ती रोको गैंग, अबे कोर्ट में जाके बोलो ना ये बात कि भर्ती रोको गैंग का वो है जी, ये तो फालतू के केस है, बोलो कोर्ट में, तब पता चले। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं ये बातें, आप कोर्ट में क्यों नहीं बोलते? तब पता चले ना। अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है भर्ती में तो क्यों कैंसिल होगी? अगर आपके नियम सही हैं तो कोर्ट पागल है, अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं यहाँ जैसे सरकार में बैठे हुए हैं, ऐसे ही कर देगी कि भाई कैंसिल नहीं, 5 नंबर वाली तो स्कीम खराब है। भाई ये सच में ही, अगर कोई, तमाम लोग इसके खिलाफ जो केस लड़ने वाले हैं, जो बच्चे हैं, वो तो अभ्यर्थी थे, ठीक है, इसके खिलाफ केस लड़ने वाले वो बच्चे हैं। भाई ये आरक्षण के भीतर आरक्षण है। हमारे देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण ऑलरेडी लागू है, आप उसके ऊपर एक और आरक्षण लागू कर रहे हैं। इसका प्रावधान आपको कुछ और करना चाहिए था। ये इतने लंबे टाइम से, और ये सरकार को खुद पता था, ये खुद पता था। ये सही बात है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सही कहा कि ये जानबूझ के लूप होल छोड़ती है सरकार। अब उसका फायदा क्या होता है? एक तो इतने साल से ये भर्तियां लटक रही हैं, करनी तो है नहीं। अब 4 साल से सीईटी के नाम पर, 5 अंक के नाम पर आप लटकाए रखे, इलेक्शन तक खींच लाए, यही मकसद था। अभी क्या करेंगे? अब वो 23,000 जो पद प्रभावित होंगे, अब वो लोग ये उनको अपने भरोसे छोड़ देंगे कि भी अगर बीजेपी सरकार रही तो हमारी नौकरी बचा लेगी, अगर कोई और सरकार आ गई तो हमारी नौकरी खा जाएगी। अब ये डर उनके जहन में बैठा देंगे, अब भर्तियां निकाल देंगे, और फिर ये कहेंगे कि भी अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इनको पूरा करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी हर सरकार अपनाती है, ये पिछली बार भी अपनाया था, और ये तो सभी को पता था कि वे भर्तियों को ना इलेक्शन तक खींचेगी। तो इतने साल में कितनी नौकरियां आपने दी? अब ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है? और अगर ये जादू की छड़ी आपके पास थी तो फिर मनोहर लाल खट्टर ये 4.5 साल से क्यों बेवकूफ़ बना रहे थे बच्चों को?
ये जादू की छड़ी पहले क्यों नहीं फिराई? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये इनका तो स्पष्ट है। अब तो ये ना सरेआम झूठ बोलने वाली बात वो बोलते रहें। अब ऐसी आपके पास इतने तथ्य हैं, भर्ती रोको, कोई गैंग है, कोई जानबूझ के साजिश रच रहा है, तो बोलो ना कोर्ट में इन बातों को, दिखाओ ना उन सबूतों को। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि भाई अगर कोई नहीं सुन रहा ना अधिकारी, वो सुनना शुरू कर दे, उनके पास सारी रिपोर्ट रहती है। सारी रिपोर्ट है ना, तो अब तक मतलब बेवकूफ़ बना रहे थे इतने साल से। अब अधिकारी सुने, क्योंकि अब इलेक्शन हो गया, अब हार सामने नजर आ रही है। पता चल गया है कि भाई मोदी के चेहरे के ऊपर भी अगर हरियाणा में बीजेपी नहीं जीत पाई तो अब क्या करोगे? मोदी से बड़ा कोई चेहरा है, मोदी से बड़ा चेहरा ले आओगे कोई, नायब सैनी को बना दिया, वो मोदी से बड़े नेता हैं, उनके नाम पर वोट मिल जाएगी, मोदी के नाम पे वोट नहीं मिली थी। तो अब तो ये सारे काम करेंगे, वही वाली बात है। अब पता है कि हार सामने है, अभी ये क्या पता पेंशन 6,000 रुपये भी कर दें, ये क्या पता ओपीएस लागू करने की भी बात कर दें, अब ये 100 गज के प्लॉट भी बांटेंगे, अब ये क्रीमी लेयर को बढ़ा के 8 लाख भी करेंगे। लेकिन बात ये है, ये आरक्षण का भी लाभ देने की कोशिश करेंगे। बात ये है कि क्या सच में ये करना चाहते हैं? क्या ये इनकी नीति है? नहीं है। जब तक इनके हाथ में सत्ता थी, पूरी पावर थी, जब तक इनको लग रहा था कि हमें तो कोई चुनौती देने वाला नहीं है, तब तक तो इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन जब ये हाथ से सत्ता जा रही है तो ये तमाम वो काम करेंगे। भी तो सरपंचों की मांगे मानने को तैयार हैं, तो क्यों लठ मारे थे? नाक रगड़ के पैर पकड़ के माफी मांगो ना, या एक लाठी अब सरपंचों को दो कि भी आओ, जितनों को लाठी लगी थी हमें भी मारो, तब पता चले। अब तो सरकार जा रही है भी, वही वाली बात है भी, मरते हुए तो रावण भी राम का नाम बजने लगा था। मुख्यमंत्री जी के आवास पे मंजे ढा दिए, जो भी लोग जाते हैं समस्याएं लेके, उनको मंचों में बिठाया जाता है, समस्याएं सुनी जाती हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ, बीजेपी का ये कहना है। समस्याएं, वही तो कह रहा हूँ ना, हैं कहाँ समस्याएं? अभी तक तो ये कह रहे थे कि खट्टर के बदलने से पहले समस्या है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है कोई। स्वर्ग बना रखा है हरियाणा को, यही फैमिली आईडी, यही प्रॉपर्टी आईडी, इसको लेके विधानसभा में विपक्ष ने इतनी बार कहा कि भाई ये क्या ड्रामा बना रखा है, लेकिन ना, इससे तो बड़ी कोई स्कीम नहीं है। यूं कहते हुए दूसरे राज्य आ रहे हैं हमसे तो सीख लेने के लिए, दूसरे राज्य हमसे सीख लेके इस मॉडल को वहां पे लागू करना चाहते हैं। पूरी दुनिया यहाँ पे देख रही है कि फैमिली आईडी कमाल कर दिया, फैमिली आईडी से पूरे हरियाणा का विकास होगा। अब क्यों थूक के चाट रहे हैं? अब क्यों मान रहे हैं कि हाँ इसमें गड़बड़ है? अब क्यों कह रहे हैं कि हाँ इन गड़बड़ियों को दूर करेंगे? पहले जब सारी समस्या खत्म हो चुकी थी, अब ये लोकसभा में हार के बाद ये तमाम समस्याएं दिखने लगी, अब ये जनता दरबार लगने लगे। लेकिन जो भी है, अच्छी बात ये है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति अब तक करती आई थी, जाति धर्म, उसके अलावा इनके पास एक मुद्दा नहीं था। अब कम से कम ये उस पिच के ऊपर आए हैं जहां पर राजनीति होनी चाहिए। यहां पर आओ, यहां पर खेलो। हाँ, अब फैमिली आईडी के ऊपर बात करो आप ओबीसी आरक्षण के ऊपर, बात करो आप HKRN के ऊपर, बात करो आप भर्तियों के ऊपर, यहां आकर खेलो। ये अच्छी बात है। ये जो लोकसभा का मैंडेट आया है, लोकसभा के नतीजे आए हैं, इससे ये बदला है देश में और हरियाणा में। जी, दूसरी पार्टियों का क्या कुछ रोल रहेगा इस पूरे चुनाव में? जो इनेलो है, जेजेपी है, तो इन पार्टियों का क्या कुछ रोल रहने वाला है जी विधानसभा में? जेजेपी का तो ये पता ही नहीं कि मतलब वो अपना ग्राउंड पूरी तरीके से, सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक मोरल ग्राउंड भी खो चुकी है जेजेपी। अब वो जनता के बीच में जाए तो क्या कहे कि भी हमने बीजेपी के साथ बहुत अच्छी सरकार चलाई, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, इसलिए बीजेपी को हरा के हमें वोट दे दो। या फिर ये कहे कि भी नहीं, हम कांग्रेस से अच्छे विपक्ष हैं, हमने ज़्यादा मुद्दे उठाए, हम बीजेपी की ज़्यादा खिलाफत करते हैं, तो कोई कहने के लिए बात ही नहीं है ना। अब वो फॉर्मेलिटी के लिए निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेगी, तो ये स्थिति है। बाकी जो तमाम दल हैं जिनकी स्थिति आपने लोकसभा में देख ली, अब यही होगा, क्योंकि अब की बार है ना, टाइम नहीं है जनता के पास कि भी हम लोग कोई और एक्सपेरिमेंट करें, कि भी किसी और को मौका दे के देख लेते हैं, जैसे जेजेपी को देखा। अब ये भरोसा उठ गया है लोगों का, भाई कोई और आ जाता, स्पेस भी जनता देने के लिए तैयार होती, शायद भरोसा भी कर लेती। लेकिन जेजेपी ने जो धोखा किया ना, अब लोगों का मन नहीं मानता कि भी हम किसी और के ऊपर भरोसा करके देख ले, क्या पता सही निकल जाए। तो ये भरोसा खो दिया है, तो अब सीधी आमने सामने की लड़ाई है, या तो आप उधर हो या आप इधर हो। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।